बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब दो के साथ मैं हूं फरूख उड़ाइच। ये अजीब सूरत हाल है कि वफाक में इत्तेहादी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और गिलगित इंतखाबात जब हो रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि दस्तों गिरेबां हैं, और वहाँ पर जो बयानात दिए जा रहे हैं वो बड़े दिलचस्प हैं। वहाँ पर बिलावल भुट्टो साहब बड़ी शानदार तकारीर कर रहे हैं, हुकूमत को भी वो कह रहे हैं, बाज़ दफ़ा वो शिकवा भी करते हैं कि बाबू इस्लामाबाद से बैठ के पूरा पाकिस्तान चलाना चाहते हैं। फिर हुकूमत की तरफ से भी जवाब आता है। तो ये चल क्या रहा है, इस पे आज के शो में बात करेंगे। गिलगित इंतखाबात का जो इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज़ है, 7 जून को इंतखाबात होने जा रहे हैं, और वहाँ की तफसीलात क्या हैं, वहाँ से हमारे साथ नुमाइंदा भी होंगे फैसल दिलशाद साहब। उसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से राना अहमद शहरियार खान साहब होंगे हमारे साथ तूर तालपुर साहब रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होंगे, और हमारे साथ सैयद अली बुखारी साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होंगे, और आखिर में जाके हम सोहेल अफरीदी साहब की भी बात करेंगे। गैर मामूली इजलास हुआ, उसकी ख़बर क्या है, वहाँ पर भी कुछ नाराज़गियाँ जन्म ले रही हैं, असल कहानी क्या है, उस पर भी आज के शो में हम बात करेंगे। आगाज़ करते हैं GB के इंतखाबात से, आगाज़ करते हैं जी। अपना बुखारी साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे आगाज़ इसलिए कर रहा हूँ कि ज़रा आप बताएँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शिकवा है, और जो किसी हद तक दुरुस्त भी है, लेकिन मैं चाहूँगा आपकी ज़ुबानी हम सुने कि सबको वहाँ पर मैदान बराबर मिला है। मैंने इसको लेवल प्लेइंग फील्ड वाली बात की है। तो आपके साथ वहाँ पर क्या हुआ, और अभी वहाँ पर आपकी कैंपेन सही चल रही है, रुकावट है, क्या सूरत हाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इब्राहिम साहब आपका। देखिए इब्राहिम साहब, इंसान जो कहते हैं अंधा नगरी का कानून बना दिया गया, अंधेर नगरी का कानून बना दिया गया है पाकिस्तान के अंदर, और हर जगह को जो है वो यरगमाल बना दिया गया है। अब बात यह है कि जो लोग लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते थे, वोट को इज्जत दो की बात करते थे, और फलाई मखलूक और आई डोंट नो क्या क्या अलकाबात और गुफ्तगू करते होते थे अपनी, और अपने आप को पॉलिटिकल लोग कहते थे, पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज कहते थे, सियासी इक़दार की बात करते थे। उन्होंने तो जमहूरियत की, मैं कहता हूँ, उसके ताबूत में आखिरी कील ठोक के रख दी है। बात यह है कि हमारी पार्टी का वहाँ पर सिंबल कोई नहीं, निशान कोई नहीं, पार्टी रजिस्टर्ड है। उसके बाद हमने नई पार्टी रजिस्टर कराई, जिसके ऊपर नई पार्टी जो उसका स्लोगन था हॉर्समैन, हम उसके ऊपर गए। कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कोई बात नहीं, रजिस्टर्ड पार्टी ECP के अंदर। उसके बाद हमने ROs के सामने अपने टिकट सबमिट कराए, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कुछ नहीं। देन उसके बाद एकदम अचानक पता नहीं कहाँ से सहीफा नाज़िल होता है, और वो जो हमारे टिकट होल्डर्स थे उनको जनाब आज़ाद कर दिया जाता है, और उनके सिंबल सारे के सारे चेंज कर दिए जाते हैं अपनी मर्जी से, बगैर बुलाए हुए, बगैर सुने हुए। देन उसके बाद हमें जलसों की इजाजत नहीं दी जाती। हमारे मेन स्ट्रीम लीडरशिप, हमारे जनरल सेक्रेटरी जाते हैं पार्टी के, उनको अंदर नहीं दाखिल होने दिया जाता, और कहते हैं NOC ले आए। यार, ना वो MPA, ना वो MNA, ना वो ऑफिस होल्डर, और उनको कहते हैं कि आप वहाँ नहीं जा सकते। इसका मतलब बड़ा साहब, आप वहाँ का अगर अपना प्रोग्राम करने जाएंगे या वहाँ पर पहले अपना एनालिसिस करने जाएंगे तो आपको जाने की इजाजत नहीं है। पहले NOC लें, वहाँ पर लिख के दें कि जनाब हम कोई ऐसी चीज नहीं लगाएंगे जो हक की बात करने वाली हो, हम आपकी तामील करेंगे, आपकी मर्जी करेंगे, तब तो आप ठीक है, अदरवाइज तो नहीं है। उससे पहले वो एक बीबी शहीद अल्फाज यूज करती होती थी, प्री पोल रिगिंग, बेनजीर भुट्टो शहीद साहबा के अल्फाज हैं, वो कहती होती थी। अब बात यह है कि अगर शहबाज शरीफ साहब जो सो कॉल्ड वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, वो इलेक्शन शेड्यूल 9 से 2-4 दिन पहले जाके वहाँ अरबों रुपए का बजट दे के आते हैं, तो उसको मैं क्या समझूं। और अगर अमीर मुकाम जाते हैं वहाँ पर, उनको वालियाना इस्तकबाल होता है, वो फेडरल मिनिस्टर हैं। अगर उनके साथ KP असेंबली का अपोजिशन लीडर जाता है जो उनका भाई है, उसका वालियाना इस्तकबाल है। बिलावल साहब जाते हैं तो उनको वालियाना इस्तकबाल है। मियाँ साहब जाते हैं तो उनको वालियाना इस्तकबाल है। उनके बाकी सारे हमारे दीन कायदीन जाते हैं, उनके लिए हर चीज को लिए उनको की भी इजाजत है। सारी सूरत में आप लोग इलेक्शन, आपके लोग लड़ तो रहे हैं ना, हमारा साहब जा सकते हैं ना, यानी आपकी पार्टी का सिंबल नहीं है वहाँ पे, बतौर पार्टी नहीं, लेकिन आपके उम्मीदवार हैं सही, वो आजाद हैसियत में लड़ रहे हैं इलेक्शन। जी, आजाद जबरदस्ती कर दिया गया ना, वही तो मैंने आपको बताया कि हॉर्समैन को तो हमारा एक पार्टी थी सिंबल, हम उसके ऊपर जा रहे थे, हमने सबमिट कर दिए टिकट्स के, यार पार्टी रजिस्टर है, चलो सबका एक सिंबल हो जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं अलाउ किया। ये जरा वहाँ पे हमारे नुमाइंदे फैसल दिलशाद साहब, ये कौन सा ECP है? ठीक है बुखारी साहब, आपकी बात आ गई, पॉइंट आ गया। फैसल साहब जरा बताइएगा GB में क्या माहौल है, किसकी ज़्यादा अच्छी कैंपेन चल रही है, कौन से तगड़े हल्के हैं, ज़रा बताइएगा।
जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में आज आखिरी रोज था। मुहिम के लिए सियासी कैंपेन हुए। मियां नवाज शरीफ साहब एक रोजा दौरे पर गिलगित तशरीफ लाए। साथ ही बिलावल भुट्टो अभी भी गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद थे। आसिफा भुट्टो भी यहाँ पर आकर कैंपेन कर रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बैरिस्टर गौहर साहब भी तशरीफ लाए। यहाँ पर उन्होंने भी सियासी कैंपेन की। जो बिलावल भुट्टो जरदारी है, उन्होंने मुखालिफिन को आड़े हाथों लिया। नवाज शरीफ साहब ने अपने जो उम्मीदवारों को तगड़ा करार दिया। बिलावल साहब कह रहे कि हुकूमत उनकी बनेगी। अब देखना ये होगा, जितना उम्मीदवारों से हो सके उन्होंने कैंपेन किए। सबसे जो तगड़ा कैंपेन किए, सबसे ज्यादा जो कैंपेनिंग का मौका मिला वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिला। बिलावल भुट्टो खुद भी यहाँ पर आए हुए, आसिफा साहब भी यहाँ पर आए हुए, मोहतरमा ने उन्होंने भी यहाँ स्कर्दू में जगह जगह तकरीर की, कैंपेन की। अब ये कि पीपल्स पार्टी वालों ने सबसे ज्यादा अपने उम्मीदवार गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में उन्होंने उतारे हैं। अब अभी यहाँ पर मुकाबला काफी सख्त होगा। लग ऐसा रहा है कि सबसे अच्छा यानी तगड़ी कैंपेन जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की है और उन्होंने वक्त ज़्यादा दिया। जिस तरह आप बता रहे हैं कि बिलावल साहब अब भी मौजूद हैं, आसफा साहिबा, बिलावल साहब, और उससे पहले कई हफ्तों पहले मेरे ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक कमर जमान कलकारा नदीम अफजल चंद वगैरह भी वहाँ पर मौजूद रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही। आज हुकूमत की जानिब से बिलावल को इस्लामाबाद आने की दावत दी, जिसको बिलावल ने ये कहा कि जब तक मेरी कैंपेन मुकम्मल नहीं होगी तब तक मैं इस्लामाबाद नहीं जाऊंगा। कमर जमान कैरा साहब भी आए हुए हैं, उसके साथ साथ नदीम अफजल चंद। तो मुस्लिम लीग नून के नवाज शरीफ साहब के सिर्फ एक दिन के और चंद घंटे के आने के बाद वहाँ पे हुआ नहीं है कि बिलावल साहब तो कई दिनों से वहाँ पे हैं। तो कैंपेन अगर नून और पीपल्स पार्टी का आपस में कंपैरिजन किया जाए तो किसकी कैंपेन अच्छी है? अगर कैंपेन की जाए तो मरकजी जो कायदीन है, जो चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब खुद यहाँ पर आए। जो मुस्लिम लीग नून की जानिब से कैप्टन सफदर साहब बहुत पहले से यहाँ पर मौजूद थे। कैप्टन सफदर साहब ने भी यहाँ पर बहुत तगड़ी कैंपेन की, जितना उन्होंने हो सके। खुसूसन वो शिगर गए। ये बताएं फैसल, सरकारी मशीनरी का क्या इस्तेमाल हुआ है? वफाक में हुकूमत है, नून के पास पीपल्स पार्टी भी इत्तेहादी है, वो बताएं कि वहाँ पर जलसों में कुछ बातें तो मेन स्ट्रीम पे आती हैं, कुछ नहीं आती। वहाँ पर क्या कोई लालच दिया गया वोटर्स को, हम ये कर देंगे वो कर देंगे? और दूसरा, आपको वफाकी वजीर भी कैंपेन करते नजर आए हैं वहाँ पे? जी बिल्कुल ऐसा ही है फारूक साहब। अभी ये है कि जो हमारे कैप्टन सफदर साहब आए वो शिगर के दूर अफ्तादा गाँव जो केटू के दामन में वाकई दूर दराज जो बालाई इलाके, वहाँ पर रोड के एक्सेस इंतहाई मुश्किल है। वो 4x4 जीप में वहाँ पर गए। वहाँ के लोगों का जो मेन इशू था वो टावर था। कैप्टन सफदर साहब ने टावर का ऐलान किया। साथ ही अभी भी वो लोग कह रहे हैं कि हम टावर नस्ब करके देंगे। अभी वो नोटिफिकेशन दिखा रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। साथ ही जो कैप्टन सफदर साहब ने पंजाब हुकूमत की जानिब से खुसूसन शिगर के लिए 2 MRI मशीन का ऐलान किया। अब देखना ये होगा ये MRI मशीन सिर्फ वादून की हद तक देखती है या वाकई में पंजाब हुकूमत की तरफ से जिला शिगर जो कि गिलगित बल्तिस्तान स्कर्दू डिवीजन बल्तिस्तान डिवीजन में आते हैं वहाँ पर MRI मशीन देते हैं। कैप्टन सफदर साहब यहाँ पर आकर काफी ऐलानात करते हुए नजर आए। और साथ ही जो अमीर मकाम साहब है वो भी यहाँ पर तशरीफ लाए VIP प्रोटोकॉल में आए। उन्होंने भी कहीं न कहीं कैंपेन की, कहीं न कहीं कोशिश की कि उनकी जमात अवामी जलसों से खिताब किया उन्होंने। अमीर मुकाम साहब तो वफाकी वजीर है ना, उन्होंने अवामी जलसों से खिताब किया? आम बड़ी जो सबसे किसी बड़ी जलसगाह से तो उन्होंने खिताब नहीं की। वो इंडोर कैंपेन मीटिंग करना, लेकिन वो मौजूद इधर ही रहे, गिलगित में ही मौजूद रहे। अभी भी उधर ही है? मेरे ख्याल से अभी वो यहाँ पर नहीं है। अभी यहाँ पर कैप्टन सफदर साहब होंगे, नवाज शरीफ साहब तो एक और दूसरी पार्टियां ये अब्दुल अलीम खान साहब वहाँ पर आए, IPP, और ये इनका क्या हालात है वहाँ पे? अलीम खान साहब खुद भी स्कर्दू आए, उन्होंने कैंपेन की। अभी उनका जो इत्तेहादी चैन है वो है इस्लामी तहरीक, उनके साथ मिलकर वो कोशिश कर रहे हैं कहीं न कहीं कुछ सीटें निकाल के हुकूमत। अब जरा आखिरी बात बताएं कि अवाम में हवा किसकी है, लहर किसकी है? क्या आप भी और जो बाकी वहाँ के सहाफ़ी हैं, क्या हवा बता रही है? किसकी हुकूमत बनेगी? अक्सरियत कौन लेगा? असल में अगर हम फैक्ट चीजों के ऊपर जाए तो यहाँ पर ज्यादातर बल्तिस्तान रीजन गिलगित बल्तिस्तान में ज्यादातर मजहबी कार्ड इस्तेमाल होते हैं। उसके बुनियाद पर यहाँ पर काफी वोटें मिलती है। अब इस्लामी तहरीक और जो मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन है वो लोग चाह रहे हैं कहीं न कहीं मजहबी कार्ड शो करे, लोगों के ऊपर मजहबियत को उकसाए और कहीं न कहीं इस तरह करके वोट दे। अगर हम फैक्ट फिगर के ऊपर जाए तो PKI को यहाँ पर कैंपेन करने नहीं दिया। उसके बावजूद भी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब आए। जब वो यहाँ पर आए अवाम का समंदर उमड़ आया। यूथ यकीनन कहीं न कहीं इमरान खान साहब के साथ दिखाई देते। जब बैरिस्टर गौहर साहब ने शिगर का दौरा किया तो हम लोग शिगर वाले ये समझ रहे थे कि PTI के उम्मीदवार कहीं न कहीं कमजोर है। जो उम्मीदवार आजाद हैसियत में लड़ रहे हैं उनकी जो हिमायत याफ्ता उम्मीदवार एडवोकेट हसन शिगरी साहब,
जब उसके कैंपेन के लिए बैरिस्टर गुहार साहब यहाँ पर आए तो हमने देखा कि सैकड़ों की तादाद में लोग उमड़ जा रहा है। कहीं न कहीं गिलगित बाल्टिस्तान में हिडन पीटीआई के वोट है वो लोग सामने नहीं आ रहे, उनको कैंपेन का ठीक है, आप कह रहे हैं कि पीटीआई का वोटर मौजूद है, लेकिन उस तरह से यानी ये तो वो 7 जून को फैसला करेगा वोट के जरिए। फैसल, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया गिलगित से। हम चाहेंगे कि इस अगले दिनों में भी आपसे कुछ ना कुछ पूछते रहें वहाँ के हालात। जो उन्होंने कहा कि वहाँ पर हुकूमत जो है उन्होंने भी वादे भी किए हैं, कैप्टन सफदर साहब जो हैं उन्होंने बड़ी फराग दिली से ऐलानात किए हैं। राना शहरियार साहब, ये क्या चल रहा है? आपके पास हुकूमत आ गई है तो वहाँ पर आप लोग ऐलानात कर रहे हैं और लालच दे रहे हैं लोगों को। और दूसरा एनओसी वाली बात जो बुखारी साहब ने की बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप सुलेमान अकरम राजा और दूसरी मिसालें कि इनको भी आपने कहा जी एनओसी लेके आए, एनओसी के बगैर आप अंदर नहीं आ सकते, फिर गिलगित बदर कर दिया जाता है। ये क्या चल रहा है? अल्लाह खैर करे। ये बड़ी मुश्किल से और मेहनतों से और कुर्बानियों के साथ एक बार फिर पाकिस्तान जो अपने इस्तेकाम की तरफ आया और पाकिस्तान में जो कब्जे माफिए थे तो उनसे कब्जा छुड़वा के हम लोगों ने वापस लिया। अच्छा, मैं बात करूंगा, मेरे भाई हैं सैयद अली बुखारी साहब, बड़ी अच्छी उन्होंने यहाँ पे बात की। उन्होंने बड़ा जो अपना दिल का दर्द है वो यहाँ पे रोया कि जी ये अंधेर नगरी है, यहाँ पे सिस्टम को यरगमाल कर लिया गया है। वो लोग जो कभी खलाई मखलूक कहते थे वो अब सियासी कैसे नारे लगा रहे हैं, निशान छीन लिया गया और यहाँ पे लेवल प्लेइंग फील्ड जीबी में नहीं दी जा रही। मैं रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ, पर इशू ये है कि ये स्टार्ट किसने किया? 2018 में, अगर मैं आपको, आप मेरे साथ खुद विटनेस हैं, आप मेरे साथ चलें जरा। 2018 के इलेक्शन के अंदर हम आरटीएफ से स्टार्ट करते हैं। क्या 2018 से पहले ये मामला थे पाकिस्तान के अंदर? 2017 में आईएमएफ से जान छुड़वा ली थी मियां नवाज शरीफ साहब के गवर्नमेंट के अंदर, और फिर 2018 का वो स्याह तरीन दिन आया जब आरटीएस को बिठा के पाकिस्तान को ऊपर वो टोला मसलत किया गया जिसने पाकिस्तान के अगले 5 साल के अंदर जो हालात किए वो सारी दुनिया के आगे हैं। ये बात तो फिर जरा काफी पुरानी हो जाएगी शहरियार भाई। नहीं, देखें पुरानी हो जाएगी, पुरानी बिल्कुल होगी। मैं तो बात तो वो अभी 8 साल गुजर गए अब इस बात को, अब गिलगित पे आए ना सर। मेरी बात तो पूरी होने दें जी प्लीज। देखें, भाई अगर ये बात ना करते तो शायद मैं इस तरफ ना जाता। भाई ने बात की है और भाई ने कहा कि जी खलाई मखलूक सारी चीजें। मसला ये है कि इन्होंने हर सियासी तौर के ऊपर जो किया, जो बोया, अब वो काट रहे हैं। अब इन्हें किस चीज की तकलीफ हो रही है जो अभी वो ये काट रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हमारे से निशान वापस लिए गए। आप मुझे बताएं कि 2018 से पहले जब सेनेट का इलेक्शन आया था कि क्या मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट से सेनेट के इलेक्शन के अंदर निशानात वापस नहीं लिए गए थे? उस टाइम तो ये अपने सीटों के ऊपर बैठ के तालियां और बगलें बजा रहे थे। अब इसके बाद जो मामलात हैं, ये कह रहे हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई। इनसे पूछें कि पीटीआई का चेयरमैन कौन है इस टाइम? बैरिस्टर गौर नहीं है क्या? वो वहाँ पे कंपेन नहीं कर रहे, वो इलाकों के अंदर नहीं जा रहे? आपके कॉरेस्पॉन्डेंट खुद बता रहे हैं कि वो शिगर में गए, वो सारे जीबी में फिरे हैं, तो वहाँ पे जाके लोगों के साथ वो कंपेन कर रहे हैं। हाँ, इक्का दुक्का केसेस आए होंगे, जिस तरह जो इलेक्टेड लोग हैं वो उनको एनओसी की रिक्वायरमेंट है। हमारे लीडर गए हैं, तायार लीडर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उन्होंने पहले एनओसी सीख किया है, एनओसी लेके परमिशन लेके फिर उसके बाद गए हैं। तो जिनके पास, अगर ये पॉइंट आउट करें कि वहां पे कैंपेन के अंदर कोई ऐसे दोस्त हैं जिनके पास एनओसी नहीं है, उन्होंने कैंपेन की है, तो ये एप्लीकेशन जाके दें। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट ठीक है कि आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब भी गए हैं तो उन्होंने एनओसी ली है और जिसने एनओसी ली है वो वहां पे कैंपेन कर रहा है। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया शहरियार भाई, ठीक है। तैमूर तालपुर साहब, आप भी हमें सुन रहे हैं, ब्रेक पे जाना है, लेकिन एक सवाल, क्या वहाँ पर वफाकी हुकूमत जो है वहाँ पर अपनी हुकूमत का फ़ायदा उठा रही है जीबी में या नहीं? इसका मुख्तसर जवाब दे दें, फिर मैंने ब्रेक पे जाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, हमें लग तो रहा था शुरू में कि हर चीज़ क्रिस्टल क्लियर है और बड़ी साफ सुथरी हो रही है, पर मेरे ख्याल से ये लास्ट जो चंद दिन गुजरे हैं, ख़ुसूसन जब से चेयरमैन बिलावल भुट्टो और आसफा बीबी के जब से ये ग्रैंड जलसे वहाँ पे हुए हैं, और जिस तरह से मैं समझता हूँ बाकी पार्टियों ने देखा है कि इतना बड़ा क्राउड जो एक्सपेक्टेड नहीं था शायद उनको पीपल्स पार्टी के लिए, वो आ गया है। और वहाँ के लोगों को शायद अभी तक याद हैं भुट्टो साहब की कुर्बानियाँ और शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की कुर्बानियाँ। तो मेरे ख्याल से घबराहट का शिकार हो के कुछ हुकूमत को भी इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐलानात भी किए जा रहे हैं, वन साइडेड अफेयर लग रहा है। फिर इतने परेशान हो गए हैं कि हमारे एलाइज होते हुए हमारे वोटों पर प्राइम मिनिस्टर बनी हुई हुकूमत और कैबिनेट
वो भी हमारे बारे में जो है बातें कर रही है और टोके मार रही है। ये भूल गए हैं कि ये दूसरी बार शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने हैं और सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो के बदौलत ही बने हैं। दोनों बहरहाल तो हम देखते रहते हैं। ठीक है जनरल इलेक्शन में भी आपने देखा होगा। मैं आपकी बात यहीं से जारी रखूंगा, एक ब्रेक लेने दें, ब्रेक से वापस आपसे यहीं से आगाज करेंगे, एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक। अब बात ये हो रही थी कि जीबी इंतखाबात में जो हुकूमत है वो फ़ायदा उठा रही है अपने असर रसूख का, अपने वादों का। ये तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस एक बात पे तो एक ही पेज पे हैं। तैमूर तालपुर साहब, आप बात कर रहे थे, ज़रा ये बता दीजिए, आपने कहा ना कि 2 मरतबा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हमारी वजह से ही, हमारी बदौलत यानी पीपल्स पार्टी की बदौलत ही बने हैं। बिलावल साहब ने वहाँ पर कई शिकवे किए हैं। एक शिकवा ये कि बाबू वहाँ से बैठ के इस्लामाबाद से चीज़ें करना चाहते हैं और 9 सीट्स मुझसे पहले छीनी गई, यानी वो 2020 का हवाला दे रहे थे जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी। और अभी भी कोई इस तरह की शिकवा, शिकायत या उम्मीद या खदशात हैं आपको कि ऐसा कुछ हो सकता है कि अभी तक की जो सूरत हाल है उसमें आप कह सकते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ पे? देखिए, जो अभी तक हो रहा है वो होता रहता है जी। जो पीटीआई करती थी और जिस तरह पीटीआई करती थी शायद उस तरह से खुलेआम नहीं हो रहा, पर जो चीजें नहीं होनी चाहिए वो हो रही हैं। हुकूमत अपना प्रेशर दिखा रही है, अपना पावर दिखा रही है, ऐलानात जारी हैं, तो ये चीजें तो सही नहीं है। पर मैं समझता हूं कि आज भी अगर वफाकी हुकूमत अपनी इंटरफेरेंस छोड़ दे और आज भी वो छोड़ दें सब चीज को लोगों के ऊपर कि वो जिसको वोट दें, जिसको जिताएं, तो भी मेरे ख्याल से हम इसको एक फेयर इलेक्शन कह सकेंगे इन पुरानी चीजों के बावजूद और इन पुरानी चीजों को पीछे छोड़ के। तो मैं होपफुल हूँ कि हमारे कोलीग्स हैं हमारे साथ, कोalition में हम उनके साथ हैं, तो वो इस चीज का ख्याल करेंगे कि इलेक्शन फेयर फ्री कर। मैंने बताया पहले भी ये हुआ, जनरल इलेक्शन में आपने देखा कितनी हाइप आ गई, कितने जज्बाती हो गए। नून लीग पहले पीपल्स पार्टी के खिलाफ, फिर पीपल्स पार्टी फिर नून लीग के खिलाफ, फिर इलेक्शन खत्म हुई तो हमें वैसी साथ ही बैठना था, तो फिर सब काम डाउन हो गए। फिर बीच में आपने देखा 1-2 और किस्से हुए, जब कोई 1-2 बातें ऐसी निकली जिसपे फिर पंजाब से कोई बात की आवाज आई, फिर हमें चिल्ला के जवाब देना पड़ा, फिर हम ठंडे होके बैठ गए। मेरा हम दोनों के फायदे में यही है कि हम अपनी बातें वो करें जो सूट करती हैं सियासी माहौल को। आप कह रहे हैं आगे भी खराब करना किसी की जीबी के इलेक्शन के लिए हमारा वफाक में इत्तेहाद खराब ना हो, इसकी खराबी ना लाएं, यही कह रहे हैं ना? यही पॉइंट आपका? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बुखारी साहब, एक बात तो ये कि चले आपको मुबारक हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इस टाइम जिनके सदर पाकिस्तान हैं, 2 सूबों में हुकूमत है, उन्होंने तस्लीम ये किया है कि वफाकी हुकूमत जो है वो अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल जीबी इलेक्शन के लिए कर रही है। तो आप दोनों एक पेज पर आ गए हैं किसी एक चीज़ पे। और पिछले दिनों आपकी ज़रा कुर्बतें थोड़ी बड़ी भी थीं, फैसल करीम कुंडी साहब और तहरीक इंसाफ के वफूद मिले भी थे। ये जीबी इलेक्शन जो है इस हवाले से अब आप क्या कहेंगे? एक तो राना शहरियार साहब ने कहा जी एनओसी लें और जाएं, मियां नवाज शरीफ भी एनओसी लेते हैं, आपके लोगों को भी एनओसी लेना चाहिए। मियां नवाज शरीफ साहब तो कोई वफाकी वज़ीर नहीं है, कोई वज़ीर आज़म नहीं है, किसी पब्लिक कोई ऑफिस होल्ड नहीं कर रहे, तो इस पर भी ज़रा जवाब दीजिएगा। देखें, शहरियार भाई हमारे और बड़े डिसेंट आदमी हैं, लेकिन उनको मैं एक चीज़ बता दूं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ MNA है भाई, नेशनल असेंबली में बैठे हुए हैं और मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली और पार्टी के सरबराह हैं, तो उनके पास डबल हैट्स हैं ऑन हिज हेड। सो उनका साथ कंपैरिजन करना हमारा तो है ही गलत। नंबर 2, दूसरी चीज ये है कि आपने बड़े आराम से कह दिया 2018 भाई आपकी तारीख है राना साहब, मैं तो सियासी वर्कर हूं ना शहरियार साहब। इशू ये है कि 1985 का मैं इलेक्शन उठाता हूँ या 1985 की हुकूमत देखता हूँ तो उसमें मोहम्मद खान जुनैद जो भी यही कहता फिरता था कि नवाज शरीफ ने मेरी कमर में और हुकूमत की और जमहूरियत की कमर में खंजर घोंपा। 1988 देखते हैं तो बीबी शहीद भी यही कहती थी। फिर जया उलाग साहब के 17 अगस्त के जलसों में उनको अपना वालिद साहब कहना और बेटा कहना और उनके जलसे लेके आना, वो भी मियाँ साहब थे। 1990 में असगर खान की पिटीशन जो है वो चीख चीख के कह रही है कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ IGI बनाई गई और पैसा कैसे दिया गया। मैं नहीं कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर 2018 से रोक रहा था, आप 1990 में चले गए हैं बुखारी साहब। आपकी तरफ जरा तारीख तो सुन लेना, उनकी तारीख है 2013 में आ जाता हूँ मैं, लेटेस्ट आ जाता हूँ, चले 2002 को भी छोड़ता हूँ, 2007 को भी छोड़ता हूँ, 97 को भी छोड़ देता हूँ। उसके बाद 2013 में आता हूँ तो बीबी मरियम और उनके वालिद साहब दोनों कहते हैं हमें पूरी अक्सरियत दिलवाओ, अभी तो फैसला ही नहीं हुआ था, इलेक्शनों के रिजल्ट आ रहे थे, बीच में से रिजल्ट आ जाते हैं। फिर हम धरना देते हैं, 4 सीटें खुलती हैं, 4 सीटें जो खुली सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ऑर्डर के ऊपर इन्होंने खुद खोली, चारों के अंदर धांधली साबित होती है, चाहे वो लाहौर की हो चाहे वो लोधरा की हो, दोबारा इलेक्शन होते हैं।
अच्छा 2018 की बात कर लो यार, कितनी पिटिशंस आपने की हुई थी? 18 टोटल 2018 के, सॉरी 13 पिटिशन थी प्रोविंशियल और नेशनल असेंबली दोनों मिला के, कि जो लोग कहते थे हमने हमारे साथ ज्यादती हुई है। आज 300 प्लस पिटिशंस पड़ी हुई हैं, और उसके बाद आपकी अमेंडमेंट आती है इलेक्शन एक्ट की, फिर खुद ही अमेंडमेंट के बाद ऑर्डिनेंस आता है, फिर खुद ही इसके बाद एक्ट आता है। आज भी हमारी पिटिशन इस्लामाबाद की पड़ी हुई है, और जो लटा जज लगाए उसके बेटे का नाम है जस्टिस बनने में। खुदा का खौफ करें, किसको किसके साथ मिला रहे हैं। हाँ, इलेक्शंस पे आ जाता हूँ। बात यह है कि फेयर, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना हर इलेक्शन कमीशन का फर्ज है। हयात इलेक्शन कमिश्नर बैठा हुआ है इस्लामाबाद के अंदर, इसी तरह के एक राजा साहब वहां पर बैठा हुआ है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। कोई जस्टिफिकेशन है कि आपने 6000 या 10,000, आई डोंट नो एग्जैक्ट फिगर, पंजाब पुलिस वहां भेज दी, जबकि वहां की तो क्राइम रेशो है ही बड़ी कम, वहां की तो जेलें खाली पड़ी हुई हैं। बहुत दिलेर, बहुत शेर दिलेर, और बहुत ही ज्यादा आपकी पंजाब पुलिस जो है वो कारामद है गरीबों, मस्कीनों, यतीमों हक बचाने के लिए, लोगों के बगैर असले के शरीफ लोगों की इस्तेमाल पामाल करने के लिए। यार जरा 2 स्टेप आगे बढ़े ना, पाकिस्तान को जरूरत है। इसी अपनी पंजाब पुलिस को जो है ना भेजें तुर्बत में, वहां बहुत से पाकिस्तानी शहीद हो रहे हैं, भेजें इसको खुशदार में, भेजें इनको जरा चागी में, भेजें इनको स्टोर में, ताकि इनको सॉरी स्टोर कह रहा हूँ, भेजें इनको भेजेंगे अगर आप कहेंगे। लोरा लई के अंदर मैंने वही कहा, स्टोर तो उधर है ना गिलगित में, लोरा लई के अंदर भेजे इनको, वहां पर भेजे ताकि पता चले कितने दिलेरी है, और वहां के लोगों को अमन दे पंजाब पुलिस। तो वहां पर आपने हजारों की तादाद में भेज दी। इस्लामाबाद के अंदर पंजाब पुलिस बैठी हुई है, यहाँ से आके हर नाका चेक करने आके बड़ा साहब आप, हर नाके पे पंजाब पुलिस, और 1000 पुलिस वाला इस्लामाबाद से भी उधर चला गया। यार आई डोंट नो, अच्छा कोई आप रेंजर्स बुलाते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम हो रही थी, हम कहते हैं चलो यार कोई फौज को तलब करते हैं। आपको नहीं लग रहा फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे जीबी में? ये बताएं। नजर ही नहीं आ रहा ना आपको, मैंने इतनी बड़ी बातें आपको बता दी, एक तो पॉइंट बता दो मुझे इसके अंदर। पार्टी का स्लोगन ना दें, जलसा ना करने दें, सेक्रेटरी जनरल को वापस भेज दें, और सबसे बड़ी बात, आखिरी बात, क्या कहा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने स्पीच अपनी में खड़े होकर? उन्होंने क्या दिया, फॉर्म 45,000 आप लोग खुद बना लेना, मतलब जेन्युइन वोट ले लेना, 47 का बंदोबस्त मैं करूंगा ऊपर जैसे लड़ चढ़ के। और क्या कहे यार, इससे बड़ी बात तालपुर साहब से जवाब देंगे उसका, लेकिन पहले राना शहरियार साहब, बड़ी बात और क्या करें, हमारे फ्रांस को तो एक्नॉलेज करके मोहर लगा दी बिलावल ने। वो उनसे ले लेते हैं उस पर। राना शहरियार साहब का पहले वक्त है। वो राना साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी आपसे कह रही है हुकूमत से कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए आज भी 2 स्टेप पीछे हट जाएं और वहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने दें, तो इसका भी ज़रा जवाब दे दीजिएगा। जी बड़ाई साहब, तालपुर साहब मेरे भाई हैं, हमारे अलाइज भी हैं, और बड़ा अच्छा इनके साथ हमारा एक रिलेशन चल रहा है। हाँ, ये पॉलिटिकल नैरेटिव होते हैं, इलेक्शन के अंदर होते हैं, और हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपना नैरेटिव लेके जाती है। हाँ, थोड़ा सा उसमें टेम्परेचर हाई हो जाता है। उनके लीडर जो हैं वो इस टाइम खुद ग्राउंड के ऊपर कैंपेन कर रहे हैं। तो ये पॉलिटिक्स का एक हुस्न है कि जो सियासत के अंदर या सियासी महाज चल रहा हो या इलेक्शन आया हो, तो उसके अंदर जो है लफ्ज़ों का ऊंच नीच हो जाता है। तो उसका मकसद ये नहीं होता कि आप इसको जो है अपने डोर भी क्लोज कर दें, अपने लाइज के साथ रिलेशन भी ख़त्म कर दें। अपनी अपनी एक सोच होती है, उस सोच के मुताबिक सारी चीज़ें चलती हैं और चल भी रही हैं। बिल्कुल इन्होंने बजा फरमाया। पीएम साहब जो हैं वो पीटीआई के, और बिलावल भुट्टो साहब और हमारे सदर पाकिस्तान के वोट की ताकत के साथ वो एक जमहूरी तरीके के साथ जो है वो पीएम बने हैं। और अभी तक हम लोग शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अलाइव भी हैं, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे अंदर मामलात होते हैं उनको हम लोग टेबल टॉक करके हल करें। जहाँ तक बात है, मेरे भाई बुखारी साहब ने बात की है, इन्होंने एक पूरी चार्जशीट जो शुरू की है 1985 से। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम जो है और पॉलिटिकल पार्टीज का जो वजूद है वो बिल्कुल सवालिया निशान इन्होंने लगा दिया है। अगर ये चीज़ें इनको पता थी तो फिर 2018 की गवर्नमेंट लेने का इनका तो जवाब ही नहीं बनता था। इन्होंने 2018 की जब गवर्नमेंट ली तो उस टाइम तो हालात ये था कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो उस टाइम की मकबूल जमात थी मुस्लिम लीग नून, वो पंजाब के अंदर 130 सीटों के साथ जो अपनी पंजाब गवर्नमेंट बना रही थी। तो जो हमारे उस टाइम एस्टेब्लिशमेंट के लाडले थे वो कहते थे कि अगर हमें पंजाब की गवर्नमेंट ना मिली तो मैं वफाक भी नहीं लूँगा। तो फिर उनकी जिद को पूरा करने के लिए उन्हें पंजाब की गवर्नमेंट दी गई और पंजाब के ऊपर वो बंदा लाके मसलत किया गया जो कहता था कि मैं तो अभी ट्रेनिंग के ऊपर हूँ। जी, मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं किसी की तजलील करूँ, मेरा मकसद ये है कि जब आपने बात करनी है तो अपने गिरेबान के अंदर आपको झांकना चाहिए और आपको देखना चाहिए।
तो ये 6000 पुलिस वालों की जो बात कर रहे हैं कि वहाँ पे जीबी के इलेक्शन में डिप्यूट कर देंगे, सर ये डिमांड तो इलेक्शन कमीशन ने की होगी ना, वफाकी गवर्नमेंट से की होगी, जिसकी डिमांड की होगी, जो सोर्सेज होंगे वो उन्होंने प्रोवाइड कर दिए होंगे। तो आप इलेक्शन कमीशन के पास जाएं, वहां जाके उनसे बात बिल्कुल करें। ठीक, बिल्कुल ठीक, आपका हर पॉइंट आ बार गया। पंजाब गवर्नमेंट और मुस्लिम लीग नून और स्पेशली नवाज शरीफ साहब के खिलाफ बात करना जो है ना, मुझे तो यूं लगता है कि आप लोग नवाज शरीफ फोबिया के अंदर, मुस्लिम लीग नून ठीक है फोबिया के शहरियार अंदर बैठे हुए हैं। ठीक है। तैमूर तालपुर साहब, ये वहाँ पर तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, वैसे सच्ची बात है, बिलावल साहब जब वहाँ पर तकरीर करते हैं तो एक बड़े इंकलाबी लीडर मुझे नज़र आते हैं। मुझे ख़ुद उनकी तकारीर गिलगित वाली सुन के बहुत मज़ा आ रहा है, मैं एंजॉय कर रहा हूँ। तो वो ये उन्होंने कह दिया बयान के 45 का आप बंदोबस्त करें, 47 का मैं करूँगा, तो इसका मफहूम समझना चाह रहे हैं बुखारी साहब। देखिए जी, मफहूम तो बिलावल साहब खुद समझाएंगे और मेरे ख्याल से आपको समझा चुके हैं। हम मुझसे क्यों समझना चाह रहे हैं? नहीं, वो कह रहे हैं ना कि आप वो ये 47 का इल्ज़ाम लगाते हैं आप पे। वो कह रहे हैं कि आप लोग, अब हमें कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, ये खुद ही 47 के बंदोबस्त करते फिर रहे हैं। देखिए, आपको पता है कि पीपल्स पार्टी वो जमात है जिसने अपनी सारी सीटें जनरली जीती हैं और जिसने बाकायदा मुकाबले किए हैं और जो रिजल्ट आया है वो वही रिजल्ट है जो एक्चुअल रिजल्ट सामने है। और हम चाहते भी यही हैं कि जो इलेक्शन, जैसे मैंने कहा, जो हो गया वो बर्दाश्त लायक है, जो हो गया वो जो हुकूमत होती है पावर में वो करती है, चाहे बुरा हुआ अच्छा हुआ, हो गया। अब जो है आगे जाके अगर आज से लेके फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराए गए, इलेक्शन कमीशन ने अपना किरदार जैसे अदा करना है वैसे किया, तो मेरे ख्याल से किसी को भी गिला शिकवा नहीं होगा। जो नून लीग की सीटें निकल रही हैं वो बिल्कुल निकलेंगी, जो पीपल्स पार्टी की निकलनी है तो वो भी आप हुकूमत बनाएंगे वहां पे। अगर आप कहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तो आपकी हुकूमत होगी इंशाल्लाह ताला। हम समझते हैं कि हमारी सिंगल लार्जेस्ट मेजोरिटी होनी चाहिए और अगर वो होती है तो हम बिल्कुल हुकूमत बनाएंगे और हमारे भाई अगर चाहेंगे हुकूमत में शामिल होना तो हम उनको भी शामिल करने। राना साहब, आप भी ये समझते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तो आपकी हुकूमत बनेगी वहां पे नून की? जी देखें, ये फैसला अवाम ने करना है और ये अब कोई दूर बात नहीं है, 1-2 दिन रह गए हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तालपुर साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि हमें पाकिस्तान की खातर, इसकी तरक्की की खातर वन पेज पे होना चाहिए, उनका मफहूम ये था और जो हालात होंगे हम उसके मुताबिक एक्ट करेंगे। ठीक है बुखारी साहब, अब आपसे तो ये सवाल मैं पूछ नहीं सकता कि आप भी हुकूमत बनाएंगे, तो फिर क्या करूं मैं? ब्रेक ले लेता हूं एक। तो यार अवाम की वोट मिलेगी तो हुकूमत तो पीटीआई बनाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली इस टाइम अवामी पार्टी तो एक ही है। बाकी तो सिटिंग मिनिस्टर्स कहते हैं कि हम हाइब्रिड निजाम के साथ हैं। मैं तो नहीं कह रहा हूँ हाइब्रिड निजाम का, इनके मिनिस्टर्स कह रहे हैं, फेडरल मिनिस्टर्स कह रहे हैं। तो अब हाइब्रिड निजाम को लेकर चलना है तो पाकिस्तान आई डोंट नो किस सिम जाएगा। अगर गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल होगी तो वो तो भाई पाकिस्तान को वही आगे लेके जाएगी जो अवाम का नुमाइंदा होगा और अवामी का होगा। चले एक ब्रेक पे चलते हैं और जनाब राना शहर साहब आपका शुक्रिया, जनाब तैमूर तालपुर साहब आपका शुक्रिया। अगले सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं केपी की। वहाँ पर क्या सूरत हाल है? सोहेल आफरीदी से नाराज़ कुछ मेंबरान हैं, मेंबरान असम्बली, हो क्या रहा है, चल क्या रहा है? अरशद अजीज़ मलिक साहब सीनियर सहाफ़ी हैं पेशावर से, वो ज्वाइन करेंगे। सैयद अली बुखारी साहब हमारे साथ होंगे। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक। ये वहाँ पर चल क्या रहा है केपी में? क्या कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है? किस तरह की बातें हो रही हैं? लोग नाराज़ क्यों हैं? कुछ दिन पहले वज़ीर इत्तलात केपी जो शफ़ी जान है, उन्होंने हमारे शो में ही दावा किया था कि कोई एक नाम भी सामने नहीं आएगा। तो एक्चुअल वहाँ पे क्या चल रहा है? हमने वहाँ से सीनियर सहाफ़ी अरशद अजीज़ मलिक साहब को दावत दी है। बुखारी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब बताइएगा कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है? अगर तो कुछ लोग नाराज़ हैं तो क्या वो सामने आ रहे हैं, नहीं आ रहे? फिर ये जो इजलास हुआ तवील, इसकी कहानी क्या है? बहुत शुक्रिया। एक तो ये है कि उस तरह कोई फॉरवर्ड ब्लॉक तो अभी तक नहीं बना, लेकिन यकीनन जो MPs हैं वो नाराज हैं और वज़ीर आला साहब से नाराज हैं, क्योंकि मेरी भी बात हुई है बाज़ MPs से और इनकी तादाद जो है वो 25 से 27 के करीब है। अभी तो कोई बड़ी मूव उन्होंने नहीं की, लेकिन उनके जो गिले शिकवे हैं कुछ वाकई जायज़ हैं। क्या है गिले शिकवे, क्या है मलिक साहब? जी बिल्कुल, उन्होंने मुझे कहा कि जनाब वो इस तरह की टोन थी कि जनाब ये जो वज़ीर आला साहब है फ़िरौन बन चुके हैं। तो मैंने कहा फ़िरौन बन चुके हैं किस वजह से? उन्होंने कहा कि हम MPs हैं, जब हम मैसेज करते हैं तो हमें जवाब नहीं आता, बल्कि उन्होंने ये कहा कि जी आप मैसेज करते हैं आपको जवाब आता है। मैंने कहा जी मुझे तो आ जाता है,
तो उन्होंने कहा कि देखिए आपको जवाब आता है, एमपीएस को जवाब नहीं मिलता। यानी हम कॉल करते हैं, हमारी कॉल नहीं अटेंड करते, जवाब नहीं देते, हमसे राब्ता नहीं होता, हमें सीएम हाउस में नहीं आने की इजाज़त, तो फिर हम क्या करें इनके साथ। फिर साथ साथ तो वो बताने लगे कि जनाब हमारे हल्के हैं, लोगों की तवक्कुआत हैं, लोग चाहते हैं कि हमारे काम हो। जाहिर है कि अगर बजट आने वाला है, बजट में हमारे हल्के के में जो तरक्याती काम हैं, तो उनका ये कहना था कि जनाब हमारे इलाके के जो मसाइल हैं वो हल नहीं हो रहे। लोग कहते हैं कि जब आप हुकूमती पार्टी में हैं, आप हुकूमत में हैं, हमारे काम तो होने चाहिए। ठीक हम है, क्या जवाब ज्यादा दें मसला अपने ये है कि वोटर्स को? काम ये नहीं वो हो बातें रहे थी और जो वजीर वजीर आला साहब जवाब नहीं दे रहे। ये बताइएगा, क्या अली अमीन गंडापुर से भी रिलेटेड हैं कुछ लोग? कुछ ऐसा होता है ना कि एक बंदा चला जाता है तो उसके साथ वाले कुछ लोग होते हैं, या यहाँ पर शुबा भी जाहिर किया जा रहा है कि शायद इस मूवमेंट के पीछे कहीं ना कहीं गंडापुर साहब भी हैं, तो ये क्या असल कहानी क्या है? देखिए मेरी इत्तला तो ये है कि एक देखें गंडापुर साहब की हुकूमत थी, उस वक्त भी साजिशें होती थी, ठीक है। ठीक है। अब जो साजिशी लोग थे वो हुकूमत में आ गए हैं, तो वो बाहर चले गए हैं, ये अमीन का ग्रुप बाहर हो गया है। अभी आप देखें ना, ये जो मिनिस्टर शकील खान लिया है इन्होंने, ये इस पे करप्शन के इल्जाम थे। इमरान खान साहब ने कहा था कि इसको हटा दें, उसको ले लिया। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि जी आकिबुल्ला जो हैं और दूसरे जो शाहराम के भाई हैं फैसल तरकई, इन दोनों को निकाल दें। अली अमीन ने निकाल दिया, इन्होंने दोबारा ले लिया। बात यह है कि जो ग्रुप बाहर बैठा है, तो जाहिर है उसको भी तो ये अफसोस है ना कि जी इनको सबसे बड़ा जो इशू है कि वजारतें जब आप दे रहे थे, बात ये हुई थी कि इमरान खान साहब ने कहा मुख्तसर काबीना बनाए, ठीक हो गया, आपने मुख्तसर बनाई। फिर उन्होंने कहा कि जी आपने बड़ी काबीना नहीं बनानी, इन्होंने बड़ी बना ली और उन लोगों को छोड़ दिया जो सीनियर थे। अब जो सीनियर बाहर बैठे हुए हैं और तमाम जूनियर्स और रिश्तेदारों को दोबारा, दोस्तों को उसमें अकोमोडेट कर लिया। तो असल बात जो मैं तो क्या नवाजा जा रहा है मलिक साहब वहाँ पे, यानी अफरीदी साहब नवाज रहे हैं? देखे ना, अब आप देखें ना कि जी असद कैसर का भाई दोबारा काबीना में आ गया, जिसकी परफॉर्मेंस पे इमरान खान साहब ने कहा था इसको हटा दें। अच्छा। फिर शाहराम तरकई का भाई दोबारा आ गया। जो जुनैद अकबर जो है सूबाई सदर हैं, उनकी सिफारिश पे लोग आ गए। यानी ये आपके यहाँ भी होता है? हमें लग रहा था सिर्फ इस तरफ ही हो रहा था पंजाब सिंध में कि फलाने का भाई भी आ जाता है कैबिनेट में, फलाने का भाई भी, तो उधर भी यही कल्चर है, यानी आपके यहाँ भी? जाहिर है, देखे ना, जब ये एक बंदे को आप निकालते हैं किसी इल्जाम पे, ठीक है, तो पहले उसको क्लियर करें ना कि भाई ये इल्जाम गलत था। तो ये आप कहते हैं 25-27 जो लोग हैं, इनकी बैक पे कहीं ना कहीं गंडापुर साहब के आशीर्वाद है? जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि उनके राब्ते हैं इनके साथ। लेकिन जब मैंने उनसे पूछा एक दो मेंबरान से, तो उन्होंने कहा कि जी हम 27 जो हैं इसमें अली अमीन शामिल नहीं है, लेकिन मेरी इत्तलात हैं कि उनके साथ राब्ते में हैं। और लेकिन अभी कोई सीरियस मूव उस तरह नहीं लग रहा। चलें बुखारी साहब हमारे साथ हैं, रहनुमा तहरीक इंसाफ, उनसे ज़रा पूछ लेते हैं। बुखारी साहब, वैसे तो आपको डेफिनेटली चीज़ों का पता होगा, जिस तरह ये बात कर रहे हैं कि वहाँ पर बहुत से लोगों को कहा गया कि इनको कैबिनेट से हटा दें और कैबिनेट छोटी बनाएं, ये जब कैबिनेट वगैरह में तोसी हुई तो ये इमरान खान साहब के हुक्म पर ही हुई होगी तोसी और चीज़ें? देखिए इब्राहिम साहब, आपको पता है कि इमरान खान साहब से हमारी आखिरी मुलाकात जो हुई उनकी बहन की हुई, जो 2 दिसंबर 2025 को हुई। ठीक। और आज 5 जून हो चुकी है 2026। सो 6 महीने से तो किसी की मुलाकात ही नहीं। इससे कबल भी जो सितंबर में मुलाकात हुई थी वो मेरी हुई थी 40-45 मिनट की, जिसमें महमूद खान अचकजई साहब और राजा नासिर साहब का नाम मैं लेकर आया था। और आपने देखा कि पूरी पार्टी जो है उसके मुतहद खड़ी थी। गो के उनके पास एक सीट थी। राजा साहब को सेनेटर भी हमने बनाया था, हमारी पार्टी की वजह से बने थे, लेकिन सारी पार्टी ने खान साहब के फैसले पे लब्बैक कहा। और अचकजई साहब को भी और मौलाना राजा नासिर अब्बास साहब को भी जो है अपोजिशन लीडर ऑफ बोथ हाउसेस बनाया। दैन उसके बाद आपने देखा कि फिर अली अमीन गंडापुर साहब की हुआ, जो उनके खिलाफ खान साहब का हुक्म आया स्टेप डाउन होने का। तो उसके अंदर सबसे पहले अली अमीन गंडापुर साहब ने खुद खड़े होकर स्पीच की, और स्पीच से भी पहले उन्होंने जो ही उनको इन्फॉर्मेशन आई तो उन्होंने सबसे पहले अपनी हैंडराइटिंग से लिख के जो है गवर्नर को भेज दिया इस्तीफा, जो उन्होंने नहीं माना। फिर उन्होंने ऑफिशियली लिख के भेजा। उसके बाद उन्होंने स्टेप डाउन हुए, स्टेप डाउन होकर वो सबसे पहले स्पीच की उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने खुद अपनी वोट सुहेल अफरीदी के हक में डाली। और आपने देखा कि पूरे का पूरा जो सूबा है, मीनंग भाई पूरे के पूरे जो हमारी 93-94 मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली थे, वो सारे के सारे इकट्ठे हुए और उन सब ने पूरी की पूरी वोट डाली। मीनंग भाई के आफ्टर इलेक्शंस 2024 8 फरवरी के बाद जब ये 2025 के अंदर इन हाउस चेंज हुई तो सारी की सारी पार्टी इंटैक्ट खड़ी हुई। बिल्कुल ठीक। बात यह है कि अब हमने सपोज फॉर एग्जांपल हमने
बजट पास करवाना है, उसके लिए हमारी खान साहब से मुशावरत बहुत जरूरी है। उसकी वजह यह है कि हमें वोट मिलती है इमरान खान साहब के लिए। मैं आपके प्रोग्राम में बैठा हूँ, इस्लामाबाद से 50,000 वोट जीत के बैठा हूँ, तो इमरान खान की वोट है ना हमारे। बिल्कुल ऐसी। तो उनसे मशवरे के बगैर हमने कोई चीज नहीं करनी होती है। वैसे तोसी जो है इसका फैसला पार्टी करती है, ये जैसा तोसी वगैरह हुई होगी, या वज़ीर आला ने अपना खुद फैसला लेना होता है? क्या मैं स्ट्रक्चर समझ नहीं, ये तो वज़ीर आला की अपनी डोमेन है। देखिए, ठीक, ये वज़ीर आला की अपनी डोमेन है। वज़ीर आला जो है ये चीज कोर कमेटी में लेकर नहीं आते। ये उन्होंने अपनी कैबिनेट बनाना, अपना सूबा चलाना है यार, मतलब एम्पावर्ड है। हम लोग तो जमहूरियत के कहना ना, बिल्कुल तो ठीक। उन्होंने खुद बनाना, उनको पता है कि किस शख्स को मैंने कहाँ रखना है, किस शख्स को कहाँ रखना है। मैं इस्लामाबाद बैठा हूँ, ये मैं उन्हें कहूँ आप इस शख्स को नाम बनाए, इसको नाम बनाए, मुझे तो नहीं पता वहाँ के डायनामिक्स क्या है। सही है, इसी तरह जो लाहौर में बैठे हुए उनको तो नहीं पता वहाँ के डायनामिक्स क्या है। ये कोर कमेटी तक मामला पहुंच रहे हैं। ये वाले जो मलिक साहब फरमा रहे हैं कि जिस तरह असद कैसर साहब के भाई जुनैद साहब की सिफारिशें, ये वो कोर कमेटी तक ये लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात खदशात पहुंचे हैं? क्या लोगों ने राब्ता वगैरह किया है? कोर कमेटी में डिस्कस नहीं हुई, ना ही कोर कमेटी में डिस्कस हुई, ना ही कोर कमेटी एजेंडे में आई, ना किसी ने हाईलाइट की ये चीज, ना ही पॉलिटिकल कमेटी में, क्योंकि पॉलिटिकल कमेटी का तो मेंबर नहीं हूं मैं, लेकिन लीगल कमेटी और कोर कमेटी दोनों का मैं मेंबर हूं। तो वहां पर तो ये चीज डिस्कशन में ही नहीं आई, ना ही किसी ने पूछा, ना ही किसी ने बात की। ये तो आउट ऑफ ब्लू बात हो रही है। और वैसे मैं एक चीज बताऊं, जो लास्ट की बात की बड़ाइश साहब, मैं वैसे उस पर, क्योंकि रोज ही क्वेश्चन होता है, मैं थोड़ा सा एक छोटा सा प्रिसाइसली ब्रीफ कर दूं आपको कि जब ये इजलास बुलाया गया तो ईद की छुट्टियों के बाद बुलाया गया, और छुट्टियां थी उसके अंदर, और सारे के सारे लोग अपने अपने हलकों में गए हुए थे। तो ये कह देना कि बुलाया इजलास, उसमें 28-29 बंदे नहीं थे, उसके अंदर रीजनिंग मौजूद है कि सारे के सारे वहां पर मौजूद नहीं थे, और विद इन लास्ट 11th आवर में बुलाया गया इजलास के लिए, सुबह इतने बजे पहुंचे आप। तो उसके अंदर इस वजह से लोग नहीं आ सके, दूर से आना था। ठीक है अरशद साहब, आखिरी यही बात कि इसका मतलब है इख्तलाफात वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन अभी खुलकर कोई बड़ी मूवमेंट सामने नहीं आई। अरशद अजीज़ मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप पेशवर से सीनियर सहाफ़ी। और जनाब अली बुखारी साहब, वो कह रहे हैं कि लोग इसलिए नहीं शरीक हो सके कि शायद जल्दी बर वक्त इतला नहीं दी गई इस वजह से, लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ तो है जो वहाँ पर चल रहा है। कल इंशाल्लाह फिर इसी वक्त मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।